Hello friends, welcome to today's Academy. Today we are going to solve previous year question paper of MP Power Generation Company Limited for the post of Executive Trainee HR. Okay, so this question paper basically consists of 100 questions, out of which 75 are from your domain HR and 25 questions are of reasoning and aptitude. Okay, so we will be completing it in 3 parts. Okay, and in first 2 parts some HR questions will be discussed, and the next part this reasoning and aptitude questions will be discussed, right? So I'll be starting now with question number 1. Yes. Which process is a systematic study of job requirements and the factors that influence the performance of those job requirements? कौन सा प्रोसेस में हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं? व्हाट वी डू दी स्टडी ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट्स. सो व्हाट शुड बी द आंसर? आवर आंसर विल बी एब्सोल्युटली जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस में क्या होता है? What happens in job analysis? We do the systematic study. We determine by observation what is the nature of any specific job. किसी भी जॉब में कौन कौन से टास्क होते हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज चाहिए उस वर्कर को उस टास्क को करने के लिए. किसी भी जॉब की एनाटॉमी को फाइंड आउट करने के लिए, कंप्लीट एनाटॉमी को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं? जॉब एनालिसिस. Okay, it is the collection or aggregation of tasks, duties and responsibilities which as a whole are assigned to any employee. This is the job analysis. Job description क्या होता है? Job description is just a set of roles and responsibilities and duties which any job comprises of. The job analysis finally gives us job description, and from job description what we derive job specification. जॉब स्पेसिफिकेशन ह्यूमन क्वालिटीज बताता है किसी भी जॉब को करने के लिए. और जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है? ये फर्दर एक अलग प्रोसेस होता है जिसमें हम जॉब्स को रेट करते हैं फॉर डिफाइनिंग वेज एंड सैलरी डिफरेंशियल. तो आई होप आपको ये सारे टर्म्स का मीनिंग और डिफरेंस एक दूसरे से क्लियर है. Next, question number 2. The process of luring employees of another organization by offering fat salaries or packages is referred to as poaching. देखिए, पोचिंग में क्या होता है? पोचिंग में हम एक तरह का रिक्रूटिंग है जहां पर हम कॉम्पिटिटिंग कंपनीज को टारगेट करते हैं. कॉम्पिटिंग कंपनीज में जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन लोगों को टारगेट करते हैं, राइट? उन लोगों को इनफैक्ट वी कॉल देम और उनके पर्सनल मेल आईडी पे हम मेल करते हैं कि भाई हमारी कंपनीज में आ जाओ, वी विल ऑफर यू बेटर सैलरी, वी विल ऑफर यू बेटर पैकेज. और इस तरह से उन्हें अट्रैक्ट करते हैं. द पोचिंग इनफैक्ट इज व्हाट? इट इज कंसिडर्ड अनएथिकल प्रोसेस, इट इज कंसिडर्ड एन इलीगल प्रोसेस, राइट? ओके, या. So it's done. Question number 3 देखिए, which one of the following is used in succession planning that lists the critical job roles in a company, the employees currently positioned in those roles, their competencies, the current vacancies and facilitates in future succession planning. Okay, या तो यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है वो भी क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर दिया गया है. सक्सेशन प्लानिंग में क्या होता है? सक्सेशन प्लानिंग में क्रिटिकल जॉब रोल्स जो कि कंपनी में होते हैं उनको लिस्ट किया जाता है. ठीक है, जॉब रोल्स में जॉब वैकेंसीज विच मे कम इन फ्यूचर और आर एग्जिस्टिंग, और जो एम्प्लॉइज करेंटली पोस्टेड इन दोज रोल्स, देयर कॉम्पिटेंसीज, द करंट वैकेंसीज एंड फैसिलिटेट्स इन फ्यूचर सक्सेशन प्लानिंग. और जो क्रिटिकल जॉब रोल्स में जो एम्प्लॉइज हैं उनकी कॉम्पिटेंसी क्या है, क्या वो करंट वैकेंसी या फ्यूचर में कोई वैकेंसी हो सकता है उसमें वो फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं, फ्यूचर वैकेंसीज को वो फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं, क्या उनमें कॉम्पिटेंसी है. तो सक्सेशन प्लानिंग में हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को हेल्प करते हैं कि वो सक्सीड करें इन एक्वायरिंग हायर पोजीशन इन द सेम कंपनी. तो यहाँ पे ये सारा कुछ का काम नहीं है, रिप्लेसमेंट चार्ट का काम है. मार्कोव एनालिसिस हम सप्लाई फोरकास्टिंग में यूज करते हैं इन HRP. वी हैव स्टडीड इट इन आवर कोर्सेज, राइट? वर्कलोड एनालिसिस भी हम डिमांड फोरकास्टिंग में यूज करते हैं इन HRP. डिमांड फोरकास्टिंग में यूज करते हैं, राइट? जिसमें कि कितना वर्कलोड है और एवरी वर्कर per worker how much hours of work he can do, we determine that, and with that we find out the
demand of total number of workers, right? Skill inventory is the total skills repository of an organization. Clear? Question number 4, what is the advantage of external recruitment from the below option? External recruitment का advantage क्या है? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मतलब बाहर से रिक्रूट करना, इंटरनल रिक्रूटमेंट मीन्स अपनी कंपनी के लोगों को ही फर्दर प्रमोट करना एंड ऑल। तो एक्सटर्नल का फायदा क्या होता है कि बाहर से अगर हम लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं तो हमें नए स्किल्स और नए टैलेंट प्लेंटी अमाउंट में हमें मिलते हैं, राइट? तो दिस इज द आंसर, ये सारा कुछ क्लियरली रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द मेथड ऑफ सिलेक्शन? तो सिलेक्शन क्या है? एक नेगेटिव प्रोसेस है जिसमें कि जो ऑलरेडी पूल ऑफ एप्लीकेंट्स हमारे पास होते हैं उनको हम छांटते हैं, है ना? तो हम इंटरव्यू से छांटते हैं, हम टेस्ट के थ्रू, टेस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, रीजनिंग टेस्ट भी कहीं कहीं होते हैं, उससे हम उनको रिमूव करते हैं, छांटते हैं, रेफरेंस चेक करते हैं। तो ऑल दीज आर नेगेटिव प्रोसेस। एडवर्टाइजमेंट हमारा सिलेक्शन से नहीं रिलेटेड है, एडवर्टाइजमेंट हमारा रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है और ये पॉजिटिव प्रोसेस है, इससे लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं टू अप्लाई टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट? Next, question number 6. Which term refers to the idea of expanding jobs horizontally? Horizontally, that increases the number and variety of tasks that results in more diversity, right? So, आपके जॉब का एक्सपेंशन कैसे हो रहा है? हॉरिजॉन्टली। सपोज इन दिस, इफ दिस इज अ hypothetical organization chart, you are in this position, so you are assuming the role of this position as well. So this is what, this is job horizontal expansion of job, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, इसे हम जॉब एनलार्जमेंट कहते हैं। आपके जॉब का दायरा बढ़ गया है, इसी लेवल पे आप जितना भी काम करते थे अब आप ज्यादा काम कर रहे हो, आपका दायरा बढ़ गया है जॉब का। और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन क्या होता है? ऐसा होता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन में आपको मोर ऑटोनॉमी मिलती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बस आपके जॉब का दायरा बढ़ता है, नंबर ऑफ टास्क आपका बढ़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर डेफिनेटली मोटिवेशन होता है, यहाँ पे मोटिवेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? सो ये सारा डिफरेंस होता है वर्टिकल जॉब एक्सपेंशन में और हॉरिजॉन्टल जॉब एक्सपेंशन में। वर्टिकल जॉब एक्सपेंशन को हम जॉब एनरिचमेंट कहते हैं, जॉब एनरिचमेंट कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल जॉब एक्सपेंशन को हम जॉब एनलार्जमेंट कहते हैं। एंड दिस इज आवर आंसर। आई होप द डिफरेंस इज आल्सो क्लियर। और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, करेक्ट? ठीक है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल? पोटेंशियल अप्रेजल हम क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉइज टू अज्यूम हायर पोजीशन रिस्पांसिबिलिटीज इन दी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। देखिए, पोटेंशियल अप्रेजल हमारे एक फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल होता है, राइट? जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनका क्या क्या पोटेंशियल है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड इवैल्यूएट करते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कोई हायर पोजीशन या हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग अज्यूम कर सकते हैं या नहीं, ये उन लोगों को हायर पोजीशन या हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे प्रमोट या रिप्लेस किया जा सकता है कि नहीं, ये हम लोग पोटेंशियल अप्रेजल में हम इवैल्यूएट करते हैं पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉइज को, करेक्ट? जॉब बिहेवियर नहीं, स्पेसिफिक बिहेवियर एंकर्स नहीं। एंड यस, ऑल दिस आर wrong. Question number 8. Redesigning the jobs that incorporate high-level motivation factors into the work refers to which of the following terms? है ना? High-level motivation, correct? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया था कि जॉब एनलार्जमेंट में जॉब का दायरा बढ़ता है, मोटिवेशन कैन बी देयर, कैन नॉट बी देयर, डिपेंड्स ऑन द पर्सन, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ जॉब एनलार्जमेंट। लेकिन जॉब एनरिचमेंट से, if you are in this position and you are assuming the role of this person as well for some time, आपको कभी कभी क्लास का प्रीफेक्ट अगर एब्सेंट है आपको प्रीफेक्ट बना दिया जाए, या फिर मे बी यू आर एक्टिंग टीचर फॉर और एनी अदर थिंग, जहाँ पे आपको वर्टिकल एक्सपेंशन यहाँ पर होता है जॉब का, तो वहाँ पर आपकी मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें डेफिनेटली मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ता ही है। जॉब एनरिचमेंट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. Which type of interview that is conducted while an employee leaves the organization? Employee अगर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है तो वेरी इजी एग्जिट इंटरव्यू, जहाँ पे एम्प्लॉय के एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछते हैं और फर्दर कहाँ का इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसके बारे में पूछते हैं। तो वो सारी चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़कर जा रहा है। सो दिस हैपेंस, सो वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ इंटरव्यू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जॉब इवैल्यूएशन
प्रोसेस, जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस का करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है। जॉब इवैल्यूएशन में क्या करते हैं हम, जॉब को हम रेट करते हैं। इफ वी हैव 10 नंबर ऑफ जॉब्स है, वी रेट इट, कौन सा जॉब का सैलरी डिफरेंशियल सैलरी सबसे ज्यादा होगी और कौन सा उसके बाद आएगा। तो एक तरीके से फॉर सैलरी एंड वेज डिफरेंशियल हम जॉब को रेट करते हैं। तो व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वी प्रिपेयर द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी जॉब। सबसे पहले हम यही करते हैं। उसके बाद हम वी सेलेक्ट एंड प्रिपेयर जॉब इवैल्यूएशन प्रोग्राम प्लान। हम कौन सा प्रोसेस करेंगे, क्वांटिटेटिव करेंगे, क्वालिटेटिव करेंगे। क्वालिटेटिव जॉब इवैल्यूएशन मेथड दो है, कौन कौन से, जॉब रैंकिंग मेथड एंड जॉब ग्रेडिंग मेथड, है ना। और क्वांटिटेटिव भी दो है, कौन सा, पी और एफ, पॉइंट फैक्टर मेथड एंड फैक्टर कंपैरिजन मेथड। ये दोनों एक्चुअली लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में इन्हें यूज करते हैं और स्मॉल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटेटिव मेथड यूज करते हैं। तो कौन सा मेथड हम यूज करेंगे हम वो प्लान करते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है, एंड देन वी क्लासिफाई जॉब्स, जितने भी जॉब हमारे रहते हैं उसको क्लासिफाई कर देते हैं और टाइप्स ऑफ जॉब, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन का कौन सा है, फिटर का कौन सा है, और या फिर टेक्निकल लेवल पे कौन सा है, मैनेजरियल लेवल पे कौन से, इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एंड देन व्हाट वी डू, देन वी इंस्टॉल द प्रोग्राम, ये प्लान को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड देन वी फाइनली मेंटेन द प्रोग्राम। सो इंस्टॉल करने के बाद हम मेंटेन करते हैं कि हाँ यही प्रोसेस हम जॉब इवैल्यूएशन करेंगे। सो एज पर दिस आवर आंसर विल बी पॉइंट नंबर 2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डायरेक्टिंग एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एचआरएम कम्स अंडर व्हिच वन ऑफ द बिलो। डायरेक्टिंग को इनफैक्ट लाइफ स्पार्क ऑफ एनी एंटरप्राइज हम डायरेक्टिंग फंक्शन को कहते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट प्रोसेस के, जो भी फंक्शन है कौन कौन से हैं, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक्शन जो इनिशिएट हो रहा है, हमारा एक्शन यहीं से इनिशिएट हो रहा है। आप देखिए हमने प्लान किया, हमने ऑर्गेनाइज किया तो काम को डेलीगेट किया, स्टाफिंग किया तो मैन पावर को डेलीगेट किया। उसके बाद हमारा एक्चुअली मैन पावर काम करना शुरू कहाँ से कर रहा है, डायरेक्टिंग से कर रहा है। डायरेक्टिंग में हमें सुपरविजन की जरूरत होती है, डायरेक्टिंग में कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, डायरेक्टिंग में मोटिवेशन की जरूरत होती है, राइट। तो सारा काम, मेन काम यहीं पे हो रहा है ना। एक्शन इनिशिएशन का काम भी यहीं पे हो रहा है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लाइफ स्पार्क एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन। एंड आल्सो POSDC के बारे में किसने बताया था, लथर एंड गलिक, राइट। हेनरी फायर ने POCCC ये 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताए थे। POSDC हमारे कुंजो डोनल ने बताया, कुंजो डोनल ने हमें POSDC फंक्शंस के बारे में बताया था, राइट। POCCC किसने बताया था, हेनरी फायर ने, ठीक, या राइट, क्लियर। नेक्स्ट, रिसोर्ट टू स्नैप जजमेंट, कल्चरल नॉइज, स्टीरियोटाइपिंग एंड हैलो इफेक्ट्स, ये सारे क्या है, बायसेस हैं, राइट। आर एग्जांपल्स ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, इंटरव्यू प्रोसेस, नो पर्सनालिटी, नो, किसी पर्सन को जज करने में हम इतने सारे बायसेस को अप्लाई करते हैं, ये सारा कुछ नहीं होगा। इंटरव्यू मिस्टेक, जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो इतने सारे जो बायसेस होते हैं इससे हम मिस्टेक्स कर सकते हैं, बायस कर सकते हैं, एरर कमिट कर सकते हैं। आंसर विल बी पॉइंट नंबर 4। आई होप यू नो ऑल ऑफ दीज। व्हाट आर दिस ट्रेड। हेलो इफेक्ट क्या होता है, किसी एक पॉजिटिव ट्रेड को देख करके हमें लगता है कि पर्सन पूरा का पूरा बहुत ज्यादा अच्छा है, और किसी एक नेगेटिव ट्रेड को लिख करके पूरे पर्सन को की कैरेक्टर को ही हम नेगेटिवली अज्यूम कर लेते हैं। If a person is coming well dressed to office, we think that he is very good at work too. That is halo effect. और horn effect क्या होता है, a person comes late at office and we assume that he will be doing all the work late. He will not be good at work. He will not never complete deadlines and all. तो हम पूरा का पूरा से negatively judge कर देते हैं. This is horn effect, opposite to each other. Next, question number 13. Which one of the following policies flow from higher level and is originated in the broad framework of objectives that are set and defined by top management of an organization? ठीक है, कौन सी पॉलिसीज हायर लेवल से फ्लो होती है नीचे तक? तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ HR policies. On the basis of source there are 4 टाइप्स ऑफ HR policies. कौन कौन सा वो देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला होता है ओरिजिनेटेड पॉलिसीज। तो ओरिजिनेटेड पॉलिसीज जो होती है, दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय सीनियर मैनेजर और दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू बी फॉलोड बाय सबऑर्डिनेट्स। जो सबऑर्डिनेट्स फॉलो करेंगे जो पॉलिसीज जो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है, ये होता है ओरिजिनेटेड पॉलिसीज पहला। दूसरा क्या है, इम्प्लाइड पॉलिसीज।
इम्प्लाइड पॉलिसीज को हम इम्प्लिसिट पॉलिसीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट पॉलिसीज भी कहते हैं। और इन सारी पॉलिसी जैसे इम्प्लाइड है या इम्प्लिसिट है, मतलब छुपी हुई है, तो दे आर नॉट फॉर्मली एक्सप्रेस्ड, इनको फॉर्मली हम एक्सप्रेस नहीं करते, बट दे आर इन्फर्ड फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स आपके किस तरह से एक्ट करते हैं, आपको उसे समझ में आ जाता है कि भाई ये मैनेजर बहुत स्ट्रिक्ट है तो उसके आसपास जोक नहीं कर सकते, ये मैनेजर फ्रेंडली है। तो इस तरीके से हम एक पॉलिसीज को जो इन्फर करते हैं तो वो इम्प्लाइड पॉलिसी होती है। कुछ होती है इम्पोज्ड पॉलिसीज, दिस इज द थर्ड। 4 पॉलिसीज होती है एंड द फोर्थ वन इज अपील्ड पॉलिसीज। यही चारों होती है। तो इम्पोज्ड पॉलिसीज वो होती है, दे आर समटाइम्स इम्पोज्ड ऑन द बिजनेस बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसीज, लाइक कोई गवर्नमेंट या कोई ट्रेड यूनियन कोई पॉलिसी को अगर इम्पोज करे तो इधर आता है। अपील्ड पॉलिसीज इन सब में कहीं में भी किसी में कवर नहीं होती। अपील्ड पॉलिसीज अगर अचानक से कुछ पॉलिसी बनानी पड़े, कोई स्पेसिफिक पॉलिसी बनानी पड़े कंपनसेशन के लिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, तो वो सारा इसमें आ जाता है। ठीक है, so I hope you have understood it. Next question number 14, which one of the following indicates the number of contacts required to generate a given number of hires at a certain points of time? इसका आंसर हो जाएगा यील्ड रेशियो। देखिए यील्ड रेशियो एक्चुअली क्या होता है, ये एक मेट्रिक होता है जिसे हम यूज करते हैं रिक्रूटिंग में, और ये मेजर करता है व्हाट परसेंटेज ऑफ एप्लीकेंट मूव फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर इन हायरिंग प्रोसेस। जब हम हायर करते हैं तो रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड में जो आपने पढ़ा होगा, बस ये रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड का जो रेशियो होता है वही है यील्ड रेशियो, कि एक लेवल से दूसरे लेवल कितने परसेंटेज ऑफ एप्लीकेंट्स क्वालिफाई करते हैं, दैट इज यील्ड रेशियो। दैट्स सिंपल वही है। तो आप फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, which one of the below indicates the number of contact required to generate a given number of hires at a certain number of time। तो अगर हमें यहाँ पे 2 ही लोग को रिक्रूट करना है तो हम यील्ड रेशियो से देखेंगे कि इस लेवल पे हमें कितने लोग चाहिए, इस लेवल पे कितने लोग चाहिए अप्रोक्सीमेटली, ताकि उस हिसाब से हम सिलेक्शन करें तो इन लोगों को हम छाट सकें। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, ओवर टाइम, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज आर एग्जांपल ऑफ व्हिच वन ऑफ द बिलो कॉन्सेप्ट। ओवर टाइम कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, बाहर से बुला रहे हैं एम्प्लॉयज को, तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, अल्टरनेटिव फॉर रिक्रूटमेंट। हम रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहते तो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं टू हैव मोर लेबर्स एट आवर ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट, ये तीनों नहीं होगा क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट सर्च फर्म्स कम अंडर विच मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट सर्च फर्म्स भी होती हैं जो कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है XYZ कॉर्पोरेशन, वो किसी थर्ड पार्टी को कांटेक्ट करती है टू सप्लाई लेबर फ्रॉम देयर ओन एंड। तो जो लेबर्स होते हैं इनफैक्ट वो दे आर ऑन द पेरोल ऑफ थर्ड पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट मेथड पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट मेथड पे ये लोग हायर करते हैं एंड दे इनडायरेक्टली वर्क फॉर दिस XYZ कॉर्पोरेशन। जो भी एम्प्लॉइज हायर होते हैं ये थर्ड पार्टी के द्वारा, दे वर्क फॉर XYZ कॉर्पोरेशन बट दे आर नॉट ऑन द पेरोल ऑफ दिस, दे आर मेंटेन्ड बाय थर्ड पार्टी, दे आर the wage is given to them by third party, offer letter is given to them by third party, right? तो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट सर्च फर्म्स इस तरीके से काम करती हैं। नेक्स्ट, name the psychological test that is designed to measure a variety of mental functions like reasoning, comprehension and judgment, right? So in our regular classes we have already studied the types of tests, difference between various types of tests। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। देखिए इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है कि आपका कॉग्निटिव एबिलिटी, मेन इंटेलिजेंस टेस्ट मींस आपका माइंड का एबिलिटी, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी और आपका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, आपका जो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल है, उसे मेजर करने में काम आता है। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट को मेजर करने में काम आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। और यहाँ पे जो रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड जजमेंट, ये इनफैक्ट आपका इंटेलिजेंस टेस्ट में आएगा, जिससे पता चलेगा आपके माइंड का एबिलिटी क्या है, कितना है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, ये आपका इनहेरेंट नेचुरल टैलेंट। देखिए इसके लिए कीवर्ड क्या है, इसके लिए कीवर्ड है इनहेरेंट नेचुरल, इनेट टैलेंट जो है, जो डिसाइड करता है आपकी प्रोपेंसिटी टू सक्सीड इन एनी सिचुएशन। टू सक्सीड इन एनी सिचुएशन आपका जो नेचुरल इनेट टेंडेंसी है, कैपेबिलिटी है, उसके लिए हम एप्टीट्यूड टेस्ट को फाइंड आउट एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट भी कई तरह के होते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इन सब के बारे में हम अपने रेगुलर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो ऑल दिस टाइप्स ऑफ टेस्ट आर देयर, प्रेफरेंस टेस्ट नहीं होता। हर आंसर इज पॉइंट नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक से क्या होता है, रिक्रूटमेंट में हम जितने भी लोग पोटेंशियल पीपल which who want to apply to our company, they apply to us
एप्लीकेशन ब्लैंक, आपने भी जब एमपीपी जीसीएल में अप्लाई किया होगा तो उनका एक एप्लीकेशन आया होगा, दैट इज व्हाट इज एप्लीकेशन ब्लैंक, तो गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट्स, करेक्ट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हिच टाइप ऑफ इंटरव्यू द कैंडिडेट इज पुट टू हार्डशिप और प्रेशर। बहुत सारा उस पे से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्ट्रेस दिया जाता है, तो द टाइप ऑफ इंटरव्यू इज स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है कि पहले फैमिली के क्वेश्चंस पूछने हैं, उसके बाद जॉब रिलेटेड, फिर एक्सपीरियंस, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहता है और उसी स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन डेप्थ इंटरव्यू में जो भी आपका डोमेन होगा उससे काफी ज्यादा डिटेल्ड इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फेस टू फेस इंटरव्यू सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसके अंदर ये सारे इंटरव्यू आते हैं हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एम्स एट इंप्रूविंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में यही डिफरेंस होता है, ट्रेनिंग आपका किसी स्पेसिफिक स्किल्स को इंक्रीज करने में काम आता है और ये लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जनरली, और डेवलपमेंट हमारा मैनेजरियल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जिसमें कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल क्रिएटिव डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें होती हैं, इन बास्केट एक्सरसाइज होता है जिसमें प्रायोरिटी आपको टास्क को कैसे देंगे वो सिखाया जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट गेम्स होते हैं, केस स्टडी होता है और सिमुलेशन भी कुछ कुछ किया जाता है, तो वो सारा इसमें आता है। ट्रेनिंग में आपको किसी पर्टिकुलर टेक्निकल स्किल्स सिखाई जाती है। सो आवर आंसर विल बी पॉइंट नंबर 3, टोटल पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, which is the process of generating creative ideas and solution through intensive and free willing group discussion। तो हमारा आंसर होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग को किसने बताया था, ऑसबॉर्न, फ्लेक्स ऑसबॉर्न ने, को हम फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में बिल्कुल फ्री थिंकिंग एनवायरनमेंट होता है, जिसमें कि जो टीम्स होती हैं वो अपने आइडियाज बताती हैं, बहुत सारे आइडियाज बताती हैं और सारे आइडियाज को लिंक करके जो बेस्ट पोटेंशियल, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है उसे फाइंड आउट किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम का। Next question number 22, in which of the following method of employee training system a senior or more experienced individual is assigned to act as advisor, counselor or guide to a junior or trainee? Simple है, mentoring is what, one to one। कोचिंग क्या होता है, 1 to 1 होता है, बिल्कुल नहीं, क्रिकेट आपको पता होगा। तो मेंटरिंग 1 to 1 होता है जिसमें कि एक्सचेंज होता है। मेंटरिंग के लिए जो कीवर्ड है वो है 1 to 1, मेंटरिंग के लिए जो कीवर्ड है वो है एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होता है, ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होता है। और विलिंगनेस होता है मेंटी का, विलिंगनेस होता है जूनियर का और ट्रेनिंग का, टू गेन बेनिफिट फ्रॉम एडवाइजर, काउंसलर, गाइड और मेंटर, राइट। तो ये सारी चीजें, इन सारे का कॉन्सेप्ट किसमें आता है, मेंटरिंग में। Next question number 23, an artificial environment that tries to closely mirror an actual condition is referred to as simulation, right। फिर आप बोलोगे कि मैम वेस्टिबल ट्रेनिंग भी तो होना चाहिए, इसका आंसर वेस्टिबल ट्रेनिंग भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट सिमुलेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, सिमुलेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जिसमें से एक आता है कौन सा, वेस्टिबल ट्रेनिंग, ठीक है। सिमुलेशन में क्या क्या आता है, सिमुलेशन में हमारा आता है BIS से आप याद रखिए, बिजनेस गेम्स आता है, इन बास्केट एक्सरसाइज आपका सिमुलेशन है, केस स्टडी आपका सिमुलेशन है, देन रोल प्लेइंग भी आपका सिमुलेशन में आता है, वेस्टिबल ट्रेनिंग भी आपका सिमुलेशन में आता है। तो सिमुलेशन जो मेथड है जिसमें हम एक्चुअल कंडीशन को मिरर करते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। कई बार क्वेश्चन में ये भी आता है कि विच ऑफ द मेथड इज अ सिमुलेशन एक्सरसाइज और विच इज नॉट अ सिमुलेशन एक्सरसाइज, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इट। यस, और वेस्टिबल ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो भी आप टूल्स या मशीन्स यूज करोगे एक्चुअल एनवायरनमेंट में, वो टूल्स एंड मशीन आपको सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में यूज करने सिखाया जाता है। सपोज आपको, यू आर अ पायलट, यू आर लर्निंग टू फ्लाई एन एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में जितने सारे गैजेट्स, जो भी टूल्स आप यूज करोगे वो सारे टूल्स सेम टू सेम रहते हैं, बट इन अ डिफरेंट सिमुलेटेड सिचुएशन, नॉट एक्चुअल एरोप्लेन, तो वो आपका वेस्टिबल ट्रेनिंग हो जाता है। नेक्स्ट, इन विच कंडीशन एन एम्प्लॉय लैक्स द नॉलेज और एबिलिटी टू परफॉर्म द जॉब सक्सेसफुली ड्यू टू न्यू चेंजेस इन द फील्ड, ठीक है। अगर फील्ड में कोई नए चेंजेस आ जाते हैं तो जो पुराना नॉलेज हमारा काम का नहीं रहा, तो पुराना नॉलेज क्या हुआ, ऑब्सोलेट हो गया। पुरानी टेक्नोलॉजी भी, अब देखिए नोकिया 1100 जो फोन है वो ऑब्सोलेट हो चुका है, क्योंकि वो अभी जो नए चेंजेस आए हैं उसके साथ कैटर नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्सोलेंस होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the
करेक्ट सीक्वेंस ऑफ करियर डेवलपमेंट स्टेजेस, यस वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले आप अपने करियर को एक्सप्लोर करते हो, राइट? उसके बाद अब एक्सप्लोर करने के बाद आप स्टैब्लिश करते हो कि इफ यू वांट टू बी ए पेंटर, लेट्स सी, तो आप इतने एक्सप्लोर किया एंड देन यू स्टैब्लिश योर करियर, एंड देन जब अपने करियर को स्टैब्लिश कर लिया, आपके पेंटिंग्स पॉपुलर हुई मिड करियर, उसके बाद फिर थोड़ा लेट करियर हो जाता है कि हाँ ठीक है ओके, तो आप सोच रहे हो कि चलो रिटायरमेंट कर लेना चाहिए, एंड देन डिक्लाइन, ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय और ट्रेनी फ्रॉम वन जॉब टू अनदर? जॉब रोटेशन में एक जॉब से दूसरे जॉब हम जाते रहते हैं। सप्लाई चेन में एक बार आप सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में गए, फिर मार्केटिंग में, फिर सेल्स में, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। और उसके बाद फिर आप पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को समझ रहे हो। मेंटरिंग इज डिफरेंट। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी पर्टिकुलर जॉब को कैरी ऑन करने का स्टेप बाय स्टेप। रोल प्लेइंग, यस, एक ही पर्सन होता है जो कि हर तरह का रोल प्ले करता है। लाइक वो एक पर्सन जो है वो अपने सबऑर्डिनेट का भी रोल प्ले करेगा, खुद का भी रोल प्ले कर रहा है, अपने बॉस का भी रोल प्ले कर रहा है, और हर एक जगह पे जाकर के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है, चैलेंजेस समझ रहा है हर तरह के रोल की, राइट? Question number 27. Which term refers to the concept of the ability to adapt to changing circumstances even when the circumstances are discouraging or disruptive? Right? इस कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? रेजिलियंट। किसी भी पर्सन को अगर बोला जाए कि वो रेजिलियंट है, दैट मीन्स वो स्ट्राइव कर सकता है, वो सिचुएशन कैसे वो स्ट्रगल करेगा, वो वहीं पे फाइट करेगा। तो टू अडॉप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस इवन व्हेन द सर्कमस्टांसेस आर डिस्करेजिंग और डिसरप्टिव, करियर रेजिलियंस। करियर एंकर क्या होते हैं? करियर ड्राइव्स, जो आपको कहते हैं कि नहीं मुझे इसी लाइन में ही जाना है। जो महेंद्र सिंह धोनी जो था वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठ के सोच रहा था कि मुझे क्रिकेट में कैसे जाना है, तो दैट वाज हिज करियर एंकर व्हिच वाज ड्राइविंग हिम टू फॉलो क्रिकेट। करियर इंसाइट, दैट्स इट, द इंसाइट व्हिच यू गेट अबाउट एनी टाइप ऑफ करियर। करियर प्लेटो क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। करियर प्लेटो क्या होता है कि आप अपने करियर पे राइज कर रहे हो, बट एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके आप फर्दर आगे नहीं जाते, वहीं पे जाकर के आप स्टैब्लिश हो जाते हो, दैट्स इट। तो ये है आपका करियर प्लेटो, कि आपका करियर राइज हुआ उसके बाद फ्लैट हो गया, दैट इज प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, which type of promotion provides a systematic linkage of each position to several different positions? Very important question। देखिए, सिस्टमेटिक लिंकेज है ऑफ ईच पोजीशन टू सेवरल अदर पोजीशंस। इसका आंसर होगा मल्टीपल चेन प्रमोशन। एंड इफ वी लुक एट दिस ऑप्शंस, एक्चुअली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रमोशन। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है लिमिटेड प्रमोशन। तो लिमिटेड प्रमोशन जो हमारा जनरली प्रमोशन, द मीनिंग वी गेट टू नो फ्रॉम द वर्ड प्रमोशन, अपग्रेडिंग। तो अपग्रेडिंग जो होती है ना, जिसमें कि